हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है GIS की मैथ ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछली वीडियो में हमने 1.2 के अपने पहले और दूसरे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। जो कुछ बच्चे जो आज इस वीडियो से जुड़ेंगे वो पहले अपनी पिछली जो वीडियो हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनमें से देख लेना या प्ले लिस्ट में जाके उन्हें पहले देख लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में अपने जो बचे कुचे जितने भी 1.2 के सवाल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो जो तीसरा सवाल है अपने पास वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCM और LCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें क्या दिए गए हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल था उसमें तो गुणनखंड करने थे, दूसरे में भी हमने HCF और LCM निकाला था और फिर उनको हमने क्या किया था कि वो जो फॉर्मूला सूत्र जो लिखाया था ना मैंने, उससे हमें उन्हें सिद्ध किया था कि ऐसा हो सकता है। अब तीसरे में भी हमें क्या करना है? LCM और HCF निकालने हैं, लेकिन अब संख्याएं दो नहीं, अपने पास कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। तो 3 पूर्णांकों के HCF और LCM हम निकालेंगे। तीसरे का पहला 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो इनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए गुणनखंड करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग चला जाएगा 6, 2 से भाग चला गया 3 और 3 से भाग चला गया 1। ये हो गए 12 के गुणनखंड। अब करेंगे 15 के, 3, 5 और 5, 1। अब करेंगे 21 के, 3 से देंगे 7 और 7 से देंगे 1। अब मैं इनको इधर लिख लेता हूँ। 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना में 3, 15 के हो गए 3 गुना में 5 और 21 के हो गए 3 गुना में 7। तो देखो HCF का मतलब है जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? तीनों में कॉमन, यानी इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है, कौन सी? 3। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है तो दोनों में नहीं है। 7 यहाँ है तो दोनों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? केवल 3 लिख लेंगे। HCF कितना आया? 3। अब बात करेंगे LCM की। तो जो कॉमन है एक बार तो वो लिख लिया 3। अब 3 के अलावा देखो 2 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 गुना में 2। अब 5 कहीं भी नहीं है, 5 गुना में 7। अगर देखो 5 यहाँ है और यहाँ भी होता ना तब भी हम उसको एक बार ही लिखते। इसमें क्या होता है? LCM में जो भी अलग अलग में भी होंगे ना उनको हम एक बार ही लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 तीनों में था तो केवल एक बार लिखा। अब 2 यहाँ 2 बार है लेकिन इन दोनों में एक भी बार नहीं है किसी में भी, इसीलिए कितनी बार लिखा? 2 बार। तो 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140 और 14 28 34 42। कितना आ रहा है? 420 LCM। क्या इससे और कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है कि जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए? देखो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कितनी आई है? 42 आई है। क्या आई है? 420, है ना। 420 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। और LCF HCF यानी जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3 है। कौन सी है? 3। 3 के अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों से क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो ये हो गया अपना तीसरे का पहला। अब बात करेंगे दूसरे की।
जो दूसरा है अपने पास उसमें है 17, 23 और 29। सत्रह, 23 और 29। देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, केवल 17 का ही जाएगा, एक। यहाँ भी केवल किसका जाएगा, 23 का। 23 के अलावा 23 में और किसी का भाग नहीं जाता। ऐसे ही 29 में 29 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। आई बात समझ में? तो इनका में इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है। 17, 23 और 29 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा भाई? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तब HCF क्या होता है? तब HCF होता है एक, क्योंकि एक तो सब में कॉमन है ही है ना। तो यहाँ हम HCF 0 मत लिख देना, कहीं 0 लिख दो, तो HCF क्या हो जाएगा? एक। LCM क्या होगा? LCM होगा 17 गुना 23 गुना में 29, क्योंकि 17, 23, 29 तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों का गुना करने पे जो संख्या आएगी वो ही इनका LCM होगा। करके देख लो। तीन 391 का गुना करो 29 से 9, 81 आंसर लगी है 70, 35, 1, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 2 8 5 13 को 3 का हासिल लगी 1 और 11। ये आ चुका है 11,329। ये तो गुना किया है ना, गुना तो आप करके देख सकते हो, है ना। ये तो मैंने गुना किया, अगर ये नीचे नहीं दिख रहा तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप तो इन तीनों का गुना करना और आंसर अपना आ जाएगा। तो अपने पास हो चुका है तीसरे का दूसरा सवाल, जिसमें HCF तो है 1 और LCM आया 11,329। तो दूसरा भी हो चुका है कंप्लीट। अब बात करेंगे तीसरे सवाल की, ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो है 8, 9 और 25 में, ये मिटा देता हूँ। 8, 9 और 25। देखो यहीं कर लेते हैं। 8, 9 और 25, तीसरे का तीसरा। 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 और 2 से भाग देंगे 1। इसमें 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 में भाग दिया 1। 25 में जाएगा 5 से 5 25 और इसमें जाएगा 5 से 25। देखो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है क्या? 8 तो आया 2 गुना 2 गुना 2, 9 आया 3 गुना 3 और 25 आया 5 गुना में 5। तो इन संख्याओं में भी कोई भी क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं होता तो HCF कितना होता है? HCF होता है 1। अभी मैंने बताया था ना, इनमें भी कोई कॉमन नहीं था 17, 23 और 29 में। अगर कोई भी कॉमन नहीं आए गुणनखंड करने पर तो समझ लेना HCF है 1। और LCM जो है वो होगा इन तीनों का गुना करने पर जितना आएगा। 9, 8 72, 72 गुना में 25, 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिके 150 और 25 सत्ते 175 और 180। कितना आ गया? 1800 आ गया। कितना आया है?
1800 आ चुका है ना। LCM आया है 1800 तीसरे में, ठीक है। तो दूसरे का HCF तो था 1 और LCM था 11329। एक बार फिर से इनका गुना कर लेना, कहीं एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 17 गुना में 23, 7 या 21 को 1 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 क्या मैं 17 दूनी 34, 3 9 और 1। अब गुना करेंगे 29। तो एक बार मैं सवाल और चेक करता हूँ, 29 ही है ना। 17, 23 और 29 यही है। 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल लगी 8, 9 18 9 27, 27 और 8 हो गए 35। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 5, 8 5 13 का 3 को हासिल लगी 1, 11,300। 2 एकम 2 ही आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। सही है क्या। 9 ये हो जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 का 7 3 10 और 1 11। ठीक है, तो ये देख लेना, गुना करने पर जो भी आएगा वही इनका आंसर है। तो ये हो चुका है अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। वीडियो पॉज करना और लिख लेना, या फिर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। फेयर बना लो साथ के साथ में और सॉल्व करते चलो, ठीक है ना। फेयर जरूर बना लेना, सबके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो बाद में फिर से दिक्कत आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, साथ के साथ में फेयर में इनको लिखते चलना है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ना। अब है 4, HCF LCM ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास दो संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई हैं जो कि हैं 306, 306 और 657। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या है 306 और 457। एक बार फिर से चेक करते हैं, यही है ना 657 है। कितना है, 657। और हमें HCF दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF दिया गया है हमें 9। क्या दिया गया है, 9। और LCM ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि HCF 306 और 667 का 9 है, तो LCM निकालना है 306 और 667 का। अब उसने ऐसा नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम किससे निकालेंगे, जो अपने पास सूत्र था ना, याद है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के दोनों संख्याओं से। तो यहाँ दो संख्या हैं 306 और 657। कितनी है, 306 और 657। HCF है 9, LCM हमें निकालना है। तो यहाँ ये 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 306 गुना में 657 बटे में 9 बराबर हो जाएगा किसके, LCM के। अब इसको हल करेंगे तो अपना LCM आ जाएगा। आइए बात समझ में। देखो अब इसमें भाग देते हैं, किससे भाग जाएगा, 9 से 306 को काट लेते हैं। ठीक है, 9 9 27 बच्चा 3 9 27 और 9 चौके 36, 34 बार कट गया 9 से। 657 का गुना कर लो 34 से, 7 चौके 28,
5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19। कितना आया? 8, 3, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगी 1, 10 और 2 12, और ये आ चुका है 12,338। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इधर LCM बराबर 12,338। इस सूत्र से निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करना, क्योंकि हमसे कहा नहीं गया, इसलिए हमने इस सूत्र की मदद ली है। HCF का भाग अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल में दे देते हैं तो LCM आ जाता है, और हमें अगर LCM दिया होता और HCF निकालना थे ना, तब भी हम इन दोनों के गुणनफल में किससे भाग दे देते? LCM से भाग दे देते। अगर देखो हम इन दोनों में इस संख्या से भाग दे देते, किससे? इस संख्या से, तो अपने पास 9 ही बचता। कितना बचता? 9। चाहो तो करके देख लेना। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने पास निकल के आ चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगी 1। ये हो गया 10 और 2 12 का 2 को हासिल लगी 1। ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22,338। ठीक है, ये तो आप लोग गुना करोगे। कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से किया करो, देख के ऐसे मत किया करो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे डिट्टो डिट्टो कर ली। ठीक है, सवाल समझो, क्वेश्चन देखो क्या करना है, फिर खुद से करने का उसे ट्राई किया करो। अपनी खुद से जितने भी गुना हैं, भाग हैं, जोड़ हैं, वो सब खुद अपने हिसाब से किया करो, अपने तरीके से। ठीक है ना, सबके गणना करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो अपने तरीके से किया करो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये हो चुका है अपना 4था सवाल। पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो ये सवाल मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। हमें ये बताना है कि 6n n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, n क्या है? एक प्राकृतिक नंबर है, प्राकृत संख्या। ठीक है, n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो 0 पर खत्म हो सकता है क्या? तो देखो जो अपन का चौथा उदाहरण था ना, एक चौथा नहीं कोई भी 5 छठा, मतलब एक उदाहरण था जिसमें 4 की घात n मैंने कराया था। तो मैंने बताया था कि इस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो जाएंगे जब तो अंतिम संख्या 0 हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा, जैसे हमने उसमें किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना, बस इतना लिख देना है उसमें बस 4n था, यहाँ कितना है? 6n है। 4n की जगह 6n लिख के नहीं, और जैसा कि जैसा उसमें लिखा था बिल्कुल ऐसे कैसा ही हम इसमें लिख देंगे। इसका आंसर भी क्या है? नहीं हो सकता, अंतिम संख्या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो चाहो तो इसमें भी जो अपन ने उसमें लिखा था बिल्कुल ऐसे के ऐसे इसमें लिख सकते हो कि यदि किसी n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी, देखो यदि कोई संख्या n के लिए या 6n के लिए 0 पर समाप्त होगी
तो वह 5 से विभाजित होगी। 6n 5 से विभाजित हो ऐसा असंभव है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो ना। मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा किताब की में से चेंज करके लिख रहा हूं कि 6n 5 से विभाजित हो ऐसा असंभव है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से बना के लिख रही है, किताब से थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि आपको लिखने में क्या हो जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाए कि यदि किसी संख्या 6n के लिए 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। 6n 5 से विभाजित हो ऐसा असंभव है, अतः n के लिए किसी भी मान के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखो 0 पर कब समाप्त होता है, मैंने बताया था कि 2 और 5 उसमें क्या होने चाहिए, उसके गुणनखंड में होना जरूरी है, क्योंकि जो अंतिम संख्या है ना वो 0 कब आएगी भाई, जब 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 का गुना करने पर ही 10 आता है। ठीक है, तो कम से कम 2 और 5 एक बार हैं तो 1 0, 2 बार हैं तो 2 0, 3 बार हैं तो 3 0 आएगी। ये हो चुका है अपना सवाल नंबर 5। बिल्कुल आसान से हैं, जैसे हमने पहले किए हुए ना उदाहरण में, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। अब छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13। छठा सवाल है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। बस हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो सबसे पहले तो हम इनको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हल। देखो भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिस संख्या में खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाए तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या, और भाग चला जाए तो भाज्य संख्या। तो हम वे केवल ये सिद्ध कर देंगे कि इसमें खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जा रहा है, इसीलिए ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं। तो इनको हल करना आसान है। देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13, तो पहले तो गुना होगा फिर जोड़ेंगे बोर्ड मास के नियम से, इसमें भी सबका गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे। तो देखो 7 और 11 77, 77 गुना करते हैं 13 से, 91 और 9 100, और इसमें 13 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। कितना आ जाएगा, ये जो है ये संख्या जो है क्या है, ये है वास्तविक में। तो इनका गुना करने पर तो आया ये, और इसमें 13 जोड़ने पर अपने पास आ गया ये। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, इसमें देते हैं 2 से भाग कितनी बार गया, मतलब 2 से भाग दिया तो 5 बार गया। ठीक है, और 0 और
507। कितना आया? 507। ठीक है, तो ये जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या में 2 से, क्योंकि ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि यह संख्या 2 से भाज्य है। अभी तो और देंगे तो इसमें किसी ना किसी से भाग चला जाएगा, और आगे चलेंगे तो किसी ना किसी से भाग चला जाएगा, लेकिन हमें इससे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल ये बताना है कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या 2 से भी भाज्य है, और होना क्या चाहिए था? खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए था। अब ऐसे ही इसको करते हैं, देखो यहीं से गुना करते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा सचिंग 42 गुना 24 गुना में 5 और प्लस में 5। ठीक है, ये तो हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, और ये हो गया सचिंग 42, और ये 5 जो है ये भी गुना में। अब इनको हल कर लेते हैं। ये प्लस 5 तो हम बाद में करेंगे, पहले गुना करना है। तो देखो 5 चौके 20 हासिल लगी, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंजे 120। अब इसका गुना कर लेते हैं 42 से, तो 0 4 2 0 8 और 4 0 4 0 5। अब इसमें और जोड़ेंगे क्या? 5, ये वाला 5, तो ये हो जाएगी 45। ठीक है, तो इसमें भी भाग दे के देख लो, शायद देखो 5 से तो सीधा सीधा जा ही रहा है, बल्कि जाना नहीं चाहिए था किसी और नंबर से, इसके अलावा और 1 के अलावा किसी भी और संख्या से इसमें भाग नहीं जाना चाहिए था। तो इसमें भाग देखो 3 से चेक करें क्या एक बार? 3 एकम 3, 2 3 छिंगी 18, 2 3 7 21, 3 8 24, 3 से नहीं जा रहा, 5 से दे लेते हैं। ये हो जाएगा 5 एकम 5 0, और फिर इसमें देंगे 0 और 9। ठीक है, तो चला गया। अब इसमें भी किसी ना किसी और भाग से चला जाएगा, तो हम जैसे यहाँ लिखा ऐसे ही लिख देंगे कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है? एक भाज्य संख्या है। आई ना बात समझ में? भाज्य की तो आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। खुद के अलावा और 1 के अलावा अगर किसी और से भाग चला जाता है तो भाज्य संख्या है, और अगर नहीं जाता तो अभाज्य संख्या है। तो इसमें जा रहा है ना खुद के अलावा और 1 के अलावा 5 से भाग, तो ये कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, ऐसे ही करना है। बस क्या करना है आप लोगों को? इनका गुना और ऐड करके नहीं, जोड़ के नहीं, ये संख्या बराबर में लिखनी है और लिख देना है कि ये संख्या किससे भाज्य है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, बस 5 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। छठा सवाल हो चुका है कंप्लीट। सातवां सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक क्या है?
वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल के मैदान के चारों ओर ये एक वृत्ताकार क्या है, पथ। पथ यानी कि रास्ता। ठीक है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। सोनिया बराबर 18 मिनट। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि तेज दौड़ रहा है, कितने देर में ही कर देता है, 12 मिनट में ही कर देता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो, ये मान लेते हैं एक रास्ता है। ठीक है, तो ये दोनों यहां से इसी स्थान से दौड़ते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, सोनिया दौड़ी और रवि दौड़ा। ठीक है, तो देखो सोनिया ने तो यहां से और यहां तक आने में कितना टाइम लगाया, 18 मिनट। और रवि यहां पर कितने में आ गया, 12 मिनट में आ गया। तो मिलेंगे क्या दोनों, नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि रवि तो पहले आ जाएगा, सोनिया बाद में आएगी। तो पहले चक्कर में तो ये मिले ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा चक्कर लगाया, रवि तो पहुंच गया अगले 12 मिनट में, यानी रवि के तो हो गए 24 और सोनिया के हो गए 18 दूनी 36। फिर साहब तीसरा चक्कर लगाया, रवि तो फिर 12 मिनट में पहुंच गया, तो 12 24 12 ये तो पहुंच गया 36 मिनट में। लेकिन और देखो वो भी 36 मिनट पे वही थी, कौन, सोनिया। लेकिन फर्क इतना है, सोनिया का दूसरा चक्कर था और रवि का कितना है, तीसरा चक्कर है। तो हमको चक्कर से मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि वो कितने समय बाद क्या होंगे, वापस एक ही स्थान पर होंगे। तो 36 मिनट बाद। ठीक है, 36 मिनट में रवि तो तीसरा चक्कर खत्म कर देगा, लेकिन सोनिया का दूसरा ही होगा। 18 दूनी 36। आई बात समझ में। देखो ये रवि पहुंचा 12 मिनट में, फिर रवि पहुंचा 24 मिनट में यहीं, और फिर रवि पहुंचा 36वें मिनट में यहीं। सोनिया भी चली 18 मिनट में यहाँ, और फिर दूसरे 18 यानी 36 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के हमें जो निकालना है ना, वो निकालना है 18 और 12 का एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का तरीके से निकालेंगे। 6 से भाग दिया, 2 3 और 3। 18 में 3 से भाग दिया 6, सॉरी 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1। तो 12 तो हो गया 2 गुना 2 गुना 3, और 18 हुआ 2 गुना 3 गुना 3। जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो एलसीएम 2 गुना 3। अब बच्चे कुचे को लिख लो, 2 गुना में 3, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 गुना 6 36 मिनट। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे सोनिया और रवि, सोनिया एवं रवि 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, दोनों के दोनों, जहां से उन्होंने दौड़ लगाना प्रारंभ किया था। तो अपना 7वां सवाल भी हो चुका है कंप्लीट। 7 ही सवाल थे इसमें, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी ये 1.2, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है केवल, है ना। तो प्रैक्टिस करो, सब होगा। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।